तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त अमर, हम दोनों ने प्लानिंग की कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक हॉस्टल है और वो हॉस्टल काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और उसके बारे में कई सारी अफवाहें उड़ती हुई नजर आई हैं। और उन्हीं अफवाहों को पता लगाने के लिए मैं अपने दोस्त अमर के साथ उस हॉस्टल के अंदर चला गया था। ये काम करने का फैसला हमने रात को ही तय किया था, क्योंकि दिन में हमें हॉस्टल के अंदर घुसते हुए कोई ना कोई देख लेता। अभी हम हॉस्टल के मेन दरवाजे के अंदर ही घुसे थे कि हमें महसूस हुआ कि हॉस्टल के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। अभी मैं डर चुका था और मेरे साथ मेरा दोस्त अमर भी बुरी तरह से डर चुका था। इस आवाज को सुनकर हमारे पास एक रास्ता था कि हम वापस जहां से आए हैं उधर ही लौट जाएं। लेकिन मेरे अंदर उस हॉस्टल के बारे में उड़ी अफवाह के बारे में पता लगाने का एक भूत चढ़ चुका था। इसलिए मैं जबरदस्ती अमर को लेकर उस हॉस्टल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से कुछ खटपट की जो आवाज आ रही थी वो आवाज आना भी अब बंद हो गई। जब वो आवाज बंद हुई तो मैंने अमर से बोला, अबे यार तू तो फालतू में डरता है, बिल्ली होगी यहाँ पर। इतना बोलकर हम दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे और हम दोनों टॉर्च साथ में लेकर आए थे, क्योंकि हॉस्टल काफी सालों से बंद था, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं थी। अब हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। हम दोनों को यही डर लग रहा था और डर के मारे हम दोनों का गला अब सूख चुका था। लेकिन हमारे लिए ये भी जानना बहुत ही जरूरी था कि आखिर इस हॉस्टल के बारे में जो अफवाह उड़ाई गई है वो अफवाह है या फिर हकीकत। यही सवाल हमें इस हॉस्टल तक खींच कर लाया था। अभी हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से हमारे कानों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। और जब ये आवाज मेरे कानों में गई तो मैंने अपने साथ चल रहे अमर से पूछा, भाई अमर, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई हॉस्टल के कमरे में रो रहा हो? इसको सुनकर अमर की हालत खराब हो गई। उसने मेरी तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिलाई और ये रोने की आवाज सुनकर अब मैं भी डर चुका था। मैं चाहता तो यहाँ से लौटकर जा सकता था, लेकिन मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलता। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस कमरे की तरफ जाऊंगा जहाँ से ये रोने की आवाज आ रही है। और ये आवाज पता तो चल रही थी कि कौन से कमरे से असल में ये आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे तो वैसे वैसे ये आवाज हल्की हल्की तेज होती चली गई। कुछ देर के बाद ये आवाज अमर को भी सुनाई देने लगी। अमर ने मेरी तरफ गर्दन घुमाकर मुझे बताया कि हाँ यार, तू सही कह रहा था, किसी के रोने की आवाज तो आ रही है। ये आवाज को सुनकर अमर भी अब डर चुका था और उसने मुझसे बोला कि चलो यार, अब हम यहाँ से लौट जाते हैं, हमें पता चल चुका है कि इस हॉस्टल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना बोलकर अमर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर अपने साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने अमर का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और वापस से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने बोला, आज हम ऐसे हार मान के नहीं जा सकते, आज हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर इस हॉस्टल के अंदर है क्या। इतना सुनकर वापस से अमर मेरी तरफ बढ़ने लगा और अमर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और यही वजह थी कि यहाँ से वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन उसने अपनी दोस्ती के खातिर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो वापस से मेरे पास आकर खड़ा हो गया और हम दोनों वापस से अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम रूम नंबर 14 के पास ही पहुंचे थे, जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉस्टल में अगल बगल में ही कमरे होते हैं। जैसे हम लोग रूम नंबर 14 के बगल में पहुंचे तो उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने बाहर से दरवाजे को नॉक किया तो जो अंदर से रोने की आवाज आ रही थी वो आवाज आना बंद हो गई थी। मैंने तेज आवाज से चिल्लाते हुए बोला, कौन है भाई अंदर? और मेरी आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज चुकी थी और मुझे मेरे बगल में अमर खड़ा हुआ ऐसे घूर रहा था मानो जैसे मैंने अमर के परिवार वालों से ऐसे चिल्लाकर बात कर ली हो। मेरे कस के चिल्लाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई और अब तो वो रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। मुझे लगा था ये मेरा वहम होगा, तो मैंने मेरे बगल में खड़े अमर की तरफ गर्दन घुमाकर पूछा, भाई यही कमरा था ना जिससे रोने की आवाज आ रही थी? इतना सुनकर अमर ने कहा, हाँ यार, शायद कमरा तो यही था। अमर की ये बात सुनकर वापस से मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है भाई कमरे के अंदर? जवाब दो। अब मैं इस कमरे के आगे की तरफ बढ़ने वाला था, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इस कमरे में कुछ नहीं है और जो किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी वो इस कमरे से नहीं बल्कि कोई और कमरे से आ रही थी। कमरा इतने अगल बगल में पड़ता था इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा था। अभी हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि वापस से रूम नंबर 14 से रोने की आवाज आने लगी और अब की बार ये आवाज और भी तेजी से आ रही थी। इस आवाज को सुनकर हम दोनों डर चुके थे।
तो हम वापस से पीछे मुड़े और जाकर उसी रूम नंबर 14 के सामने खड़े हो गए। अमर बुरी तरह से डर रहा था और डर के मारे अमर के हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। लेकिन मैं वापस से रूम नंबर 14 के सामने आया और आकर एक सवाल पूछा, आप हो कौन? इतना सुनकर अंदर से जो रोने की आवाज आ रही थी वो कहीं खो सी गई और अंदर से एक आवाज आई, श्रुति अग्रवाल। ये आवाज किसी लड़की की लग रही थी और जैसे ये आवाज हम दोनों के कानों में गई तो हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और वापस उस दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी मैंने आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? पर अब की बार हमें कोई भी आवाज नहीं आई थी और कुछ देर के बाद हमें महसूस हुआ जैसे रूम नंबर 14 के अंदर से किसी ने उस लॉक दरवाजे को खोला हो और दरवाजा अंदर की तरफ खुलने लगा। जब अचानक से रूम नंबर 14 का दरवाजा खुला तो उसको देखकर हम दोनों एकदम से डर गए और एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद फिर वापस उसी दरवाजे की तरफ देखने लगे तो अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के खुलने से हम इतना तो समझ गए थे कि शायद वो आत्मा हमें अंदर की तरफ बुला रही है और हम दोनों उसी कमरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में काफी ज्यादा जाला लगा हुआ था, चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। तो हमने टॉर्च से एक नज़र पूरे कमरे की तरफ डाली तो हमें दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दी और इस तस्वीर में एक लड़की थी और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा हुआ था और अगल बगल में उसके शायद माँ बाप खड़े हुए थे और वो फोटो शायद उसके परिवार की थी। तभी अमर की नज़र दरवाजे के पीछे पड़ी और जैसे ही अमर की नज़र दरवाजे के पीछे गई तो उसने धीमी सी आवाज़ में मुझे पुकारा और जब उसने मुझे पुकारा तो मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक काले रंग की परछाई खड़ी हुई है। उसको देखकर थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन हमें पता था कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे अगर हमें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक वो हमें नुकसान पहुंचा चुकी होती। अब मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके पास पहुंचकर पूछा, श्रुति क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी आवाज़ धीमी थी और जैसे मैंने ये सवाल उस आत्मा से पूछा तो ये सवाल सुनते ही फिर वो आत्मा रोने लगी और उसके बाद मैंने और अमन ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर सामने की तरफ उस आत्मा को देखने लगे। वो आत्मा दरवाजे के पीछे ऐसे डरकर दुबकी हुई थी मानो जैसे हम लोग भूत हो और वो कोई नॉर्मल इंसान जो हम लोगों से डर रहा हो। मैंने उस आत्मा से बोला, देखो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है हमें बताओ। इतना सुनकर वो आत्मा चुप हो गई और उसने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगे और हमारे होश उड़ गए कि कोई इंसान भला इतना भी गिरा हुआ हो सकता है। श्रुति की आत्मा ने हमें बताया कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब वो एक छोटे से गांव से पढ़ने के लिए इस हॉस्टल में आई थी तो उसका भी एक सपना था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बने। इसी उम्मीद से उसके घर वालों ने इसे इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन समय के साथ साथ उसके कई सारे दोस्त बन गए और उसी दोस्त में से एक दोस्त राहुल था जो कि श्रुति को पसंद करने लगा था। समय के साथ साथ श्रुति भी राहुल को पसंद करने लगी थी और उन दोनों में प्यार हो गया था। गांव से आई ये लड़की प्यार मोहब्बत के जाल के बारे में नहीं जानती थी। राहुल उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दे। दोनों जब एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे तो इसी बीच राहुल ने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर उसके साथ गलत काम किया और उसी के चलते श्रुति प्रेग्नेंट हो गई। फिर कुछ समय के बाद श्रुति को ये पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो जब काफी ज्यादा परेशान हो गई तो उसने राहुल को फोन लगाया और श्रुति को भरोसा था कि श्रुति का कोई साथ दे ना दे, लेकिन राहुल कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। श्रुति ने राहुल को फोन लगाकर सारी बातें बताई कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बात सुनकर राहुल के भी होश उड़ गए और राहुल ने बोला कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। श्रुति इस बात के लिए मान गई और तभी श्रुति और राहुल दोनों डॉक्टर के यहाँ पर गए। लेकिन डॉक्टर के यहाँ से श्रुति को पता चला कि अब उसे काफी ज्यादा देर हो गई है। अगर इसने अबॉर्शन करवाया तो उसकी जान को खतरा है, जिस वजह से श्रुति कभी मां नहीं बन सकती। और ये सुनकर श्रुति के होश उड़ गए। श्रुति ने राहुल से बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। लेकिन राहुल ने श्रुति से शादी नहीं की। श्रुति ने राहुल से बहुत मिन्नतें की और श्रुति ने ये तक बोल दिया था कि अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं इसी हॉस्टल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन राहुल ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। कुछ समय तक श्रुति ने राहुल के आने का इंतजार किया, राहुल को फोन लगाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद राहुल ने अपना नंबर बदल दिया और वो किसी अननोन जगह पर चला गया। जब इन सभी चीजों का श्रुति को पता चला
तो श्रुति इतना तो समझ गई थी कि राहुल उसे अपनाने वाला नहीं है। राहुल सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था और उसकी करने की सजा आज श्रुति को मिली। उसी हॉस्टल में श्रुति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और समय के साथ साथ ये हॉस्टल की बदनामी होने लगी। लेकिन फिर भी हॉस्टल का मैनेजर इस हॉस्टल को चलाने के प्रयास में था। लेकिन इस रूम से रोने की आवाज़ आने की वजह से इस हॉस्टल में जो भी आता था वो कुछ ही दिन के बाद हॉस्टल छोड़कर भाग जाता था और इसी वजह से कुछ समय के बाद इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया और जब से अब तक ये हॉस्टल बंद ही है। दोस्तों, मैंने और अमन ने श्रुति को इंसाफ दिलाने का मन बना लिया था और इस काम के लिए हमें सबूत की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था जिससे कि हम राहुल को फंसा पाते। श्रुति की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि राहुल की मौत नहीं हो जाएगी और वो आज भी इस इंतजार में उसी हॉस्टल में बैठी रो रही है कि आखिर एक न एक दिन उसे इंसाफ मिलेगा। और उसने राहुल जैसे शख्स पर भरोसा किया जिसने उसे प्यार का झांसा देकर बर्बाद कर दिया। और तब से श्रुति समझ गई कि इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।